विचित्र पुष्प पार्ट 3। कोई भी यह जान नहीं पाया है कि समुद्र तट के गांव क्यों धराशायी हो गए हैं। किसी को कुछ मालूम नहीं हो पाया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। उस दिन रात प्रशांत थी, ना ही वर्षा हुई और ना ही समुद्री लहरों में तूफान आया। सवेरे जागने के बाद देखा कि सब घर गिर चुके हैं। हर कोई सोचने की कोशिश करता रहा कि क्या हुआ है, पर कोई किसी निर्णय पर ना आ पाता था। बस उनको अपने जीवन का डर था। किसी तरह बचकर वहाँ से निकल जाने की जल्दी थी। उनको लग रहा था कि थोड़ा सा समय भी वहाँ रहने से उनकी जान को खतरा हो सकता है। भयभीत जनता लक्ष्यहीन होकर छिन्न भिन्न होने लगी। भागते हुए ऐसे कुछ भयभीत लोग राजधानी पहुँचे। नगर द्वार पर जो सैनिक तैनात थे, उन्होंने इसकी खबर सेनाधिपति को दी थी। सेनाधिपति के आज्ञानुसार वे सैनिक उन्हें शिविर में ले गए, जो उनके लिए विशेष रूप से बनाए गए थे। राजकुमारी प्रियंवदा अपनी सहेलियों के साथ इस प्रबंध कार्य में लग गई। उसने जांच की कि राजप्रसाद का कौन सा भाग शरणार्थी स्त्रियों और बच्चों को ठहरने के लिए उपयुक्त होगा। निर्णय लेकर उसने ऐसी जगह के खाली करवाई जिससे बिना किसी कष्ट के शरणार्थी वहां ठहर सके। इस काम के पूरे होते होते आधी रात हो गई। सवेरा होते ही राजा प्रताप वर्मा सेनाधिपति गंभीर वंश के साथ शरणार्थियों के परामर्श के लिए निकले। राजा को देखते ही प्रजा ने बड़ी दीनता से कहा, घर द्वार पशु संपत्ति आदि सब कुछ छोड़कर जैसे है वैसे भागकर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। महाराज, हम वापस जाने से ही डर रहे हैं। हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है। अवश्य ही यह कोई प्राकृतिक प्रकोप नहीं है। यह किसी छिपी शक्ति का ही कार्य लग रहा है, जो हमें बर्बाद करने पर तुला हुआ है। आप नहीं तो कौन इस दुस्थिति में हमारी रक्षा कर सकते हैं। तुम लोगों की रक्षा का भार मुझ पर है। तुम्हारे प्राण अथवा तुम्हारी संपत्तियों की कोई हानि नहीं होगी। आप लोग निश्चिंत रहिए। कहते हुए राजा ने उन्हें बड़े प्यार से सांत्वना दी और सेनाधिपति की ओर देखा। कल ही कुछ सैनिकों को दक्षिण प्रांत में भेजा है। वे हर किसी मुसीबत का सामना करने सन्नद्ध होकर गए हैं। जिन ग्रामीणों ने अपना घर बार छोड़ा है, जो जायदाद छोड़ी है, उसकी रक्षा की पूरी जिम्मेदारी उन्हें मैंने सौंपी है। बारी बारी से, मेरा मतलब सवेरे से शाम तक, शाम से सवेरे तक कुछ लोगों को वहाँ पे तैनात किया है, जो स्थिति पर निगरानी रखेंगे और समय समय पर हमें सूचित करते रहेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा, राजा ने बड़ी खुशी से कहा और कहा, राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, उनके सुख दुख में भाग लेना। जो राजा अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसे अपने को राजा कहलाने का हक नहीं। एक शुभ समाचार महाराज, जो स्त्रियां और बच्चे शरणार्थी बनकर आए हैं, उनके रहने की व्यवस्था राजकुमारी ने राजप्रसाद की पश्चिमी दिशा में की है। उन्होंने स्वयं ये सारे प्रबंध करवाए। गरीबों की सेवा करने की प्रवृत्ति प्रियंवदा में बचपन से ही मौजूद है। ठीक है, वहाँ चलकर देखते हैं कि प्रबंध कैसे किए गए हैं, राजा ने कहा। जो आज्ञा, कहते हुए सेनाधिपति राजा के पीछे पीछे चला। राजा और सेनाधिपति जब राजप्रसाद की दक्षिणी दिशा में पहुँचे, तब उन्होंने देखा कि वहाँ स्त्रियाँ, पुरुष, बच्चे कतारों में बैठे हुए थे। उनके सामने पत्ते बिछे हुए थे। थोड़ी ही देर में राजकुमारी की परिचारिकाएं कतारों में बैठे हुए उन सबको बर्तनों में लाए गए भोजन पदार्थ परोसने लगी। सबको भोजन करते हुए देखकर राजा बहुत खुश हुआ और बोला, प्रियंवदा, तुम्हारा उदार स्वभाव प्रशंसनीय है। जो पीड़ित है उनकी सेवा करने से ही मानव जन्म सार्थक होता है। इस सत्य को जानकर तुम जो सेवा कर रही हो, उसकी जितना भी तारीफ करूं कम है। तुमको देखते हुए मुझे गर्व हो रहा है। ये गरीब लोग सदा तेरा यह उदार गुण याद रखेंगे। थोड़ी ही देर में राजकुमारी की परिचारिकाएं कतारे में बैठे हुए उन सबको बर्तनों में लाए गए भोजन पदार्थ परोसने लगी। सबको भोजन करते हुए देखकर राजा बहुत खुश हुआ और बोला, प्रियंवदा, तुम्हारा उदार स्वभाव प्रशंसनीय है। जो पीड़ित है उनकी सेवा करने से ही मानव जन्म सार्थक होता है। ये गरीब लोग सदा तेरा यह उदार गुण याद रखेंगे। ये लोग जब तक यहाँ रहेंगे, उनकी देखभाल का पूरा पूरा भार तुम्हें सौंप रहा हूँ।
राजकुमारी ने हाँ कहते हुए सिर हिलाया और मंद मुस्कान के साथ कहा, पिताश्री, मैं जानती हूँ कि राजकुमारी के नाते मेरे भी कुछ कर्तव्य है। यहाँ के लोगों को कोई कमी ना हो, इसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। उन शरणार्थियों के बारे में आप सोचिए जो दूसरी जगहों पर है। ये बातें बड़े विनय से उसने कहा। राजा और सेनाधिपति वहाँ से निकलकर जब राजप्रसाद के प्रधान भवन के पास पहुँच रहे थे, तब 4 सैनिक उनके सामने आए। उनको देखकर लग रहा था कि वे किसी बात पर बहुत ही घबराए हुए हैं। सेनाधिपति ने उनसे देखकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्यों इतने घबराए हुए हो? प्रभु, कल हमारे जो सैनिक दक्षिणी प्रांत में गए थे, उनका कोई अता पता नहीं है, सैनिकों ने कहा। क्रोधित हो सेनाधिपति ने पूछा, उनका क्या हुआ? वे कहा है, यह बताने के लिए वहाँ कोई है ही नहीं। आज सवेरे हमारे सैनिक जब वहाँ पहुँचे तब उन्होंने देखा कि उस पूरे प्रांत में कोई भी नहीं है, स्तब्ध छाई हुई है। इसके अलावा कुछ और गांव भी बर्बाद हो चुके हैं, घबराए हुए सैनिकों ने कहा। सेनाधिपति ने पूछा, आज सवेरे जो सैनिक गए वे लौट चुके हैं या नहीं? 3 सैनिक यहाँ आए और पूरा विवरण देकर लौट चुके हैं। उनके साथ हमारा दलाधिपति वीर सिंह भी गया हुआ है, सैनिकों ने बताया। सेनाधिपति ने आज्ञा दी कि वीर सिंह जैसे ही आएगा आकर उससे मिले। जो आज्ञा, कहकर सैनिक वहाँ से चले गए। यहाँ मौजूद लोगों को अगर मालूम हो जाए कि और बहुत से घर भी गिर गए हैं तो घबरा जाएंगे, इसलिए यह बात हमारे ही तक सीमित रखना होगा। ऐसा ही करेंगे प्रभु। दलाधिपति के आते ही मैं आकर आपसे मिलूंगा, कहकर सेनाधिपति वहाँ से चला गया। सैनिकों के साथ समुद्री तट पर गया हुआ दलाधिपति उस दिन शाम को घबराया हुआ लौटा और सेनाधिपति से मिला। क्या बात है, ऐसी फीकी सूरत क्या बना रखी है तुमने? क्या यह जानकर लौटे हो कि असल में वहाँ हुआ क्या है? सेनाधिपति ने पूछा। सब कुछ विचित्र है प्रभु, इसमें कोई संदेह नहीं कि कल शाम को हमारे सैनिक जो गए वे समुद्री तट पर पहुँचे, क्योंकि उनके पैरों के निशान साफ साफ दिखाई पड़े, परंतु मालूम नहीं हुआ कि उनके वहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ है। बताने के लिए नाम मात्र के लिए भी वहाँ कोई नहीं है, दलाधिपति ने बताया। सेनाधिपति ने पूछा, अब क्या करने का तुम्हारा ख्याल है? समुद्री तट पर जितने भी सैनिक हैं उनको एक ही जगह पर न रखकर उन्हें 3 जत्थों में विभाजित किया है। पहला जत्था समुद्री तट पर रहेगा, दूसरा जत्था उनसे थोड़ी दूर पर और तीसरा जत्था उनसे भी थोड़ी दूर पर रहेगा। तीनों जत्थों के बीच में समाचार बराबर पहुंचते रहे और वे बिल्कुल सावधान रहे। इसकी सूचना उन्हें देकर भी आया हूँ। आप अनुमति दे तो सवेरे ही एक बार मैं वहाँ हो आऊँगा और समाचार जानकर लौटूंगा, दलाधिपति ने कहा। सेनाधिपति ने कहा, शाबाश, ऐसा ही करो। फिर वह वहाँ से राजभवन गया और राजा को पूरा समाचार सुनाया। वहाँ से वह शरणार्थियों के शिविरों में गया। मालूम हुआ कि वहाँ जितने भी लोग थे उनको खाने पीने की या आराम करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सेनाधिपति ने जब देखा कि सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि नगरवासी भी उनकी सेवा में लगे हुए हैं तो उसे बड़ा आनंद हुआ। दूसरे दिन तड़के ही दलाधिपति वीर सिंह सेनाधिपति के घर आया। उसे देखते ही उसने पूछा, इतने में हो आए? बोलो, वहाँ की कैसी स्थिति है? प्रभु, वहाँ की स्थिति बड़ी भयंकर है। मैं जब निकल कर आ रहा था तो सैनिकों ने आकर बताया वह भूत फिर आया है, दलाधिपति ने कहा। हाँ प्रभु, ठीक आधी रात के समय समुद्र गर्भ से पर्वताकार में एक भूत सा ऊपर आया, सैनिकों ने अपनी आँखों से देखा है। वह ज़मीन पर चल रहा है या हवा में उड़ रहा है इसका उनको पता नहीं चला, लेकिन हाँ, जब वह इधर उधर देखता हुआ, सिर हिलाता हुआ धीरे धीरे चलने लगता है, तब उसके पैरों के नीचे घर, घर के अंदर की जीव राशियाँ, पेड़ आदि सब कुचल जाते हैं। वे भूमि के अंदर समा जाते हैं, उनका नामो निशान ही मिट जाता है। वह भूत बिना कोई आवाज़ किए अपने भयंकर सर को हिलाता हुआ उत्तरी दिशा की ओर चला गया है। समुद्री तट पर हमारे जो सैनिक थे वे उसके पैरों के नीचे आकर कुचल गए हैं। उनसे कुछ दूर पर खड़े अन्य सैनिकों ने उस भूत के पिछले भाग को देखा है। उनके मुख को वे देख नहीं पाए। वे भयभीत हो गए और भागकर चले आए।
दलाधिपति घबराता हुआ बोला। वह कैसा भूत होगा? वह उत्तरी दिशा की ओर क्यों गया? सेनाधिपति मन ही मन घबरा रहा था। हाँ सेनाधिपति, हमारे सैनिकों ने अगर उसका मुकाबला किया होता तो वे भी उसके पैरों के नीचे कुचल गए होते और भूमि के अंदर धंस जाते। भयभीत होकर उसके लौटने का कारण ही ये सारी बातें हमें मालूम हो गई है, वीर सिंह ने कहा। सेनाधिपति थोड़ी देर मौन सोचता रहा और बोला, तुम बता रहे हो कि वह उत्तरी दिशा की ओर गया हुआ है। वह समुद्र से आया है, इसलिए सुबह होने से पहले ही समुद्र में समा चुका होगा। उत्तरी दिशा की ओर हमारे कुछ सैनिकों को भेजो, वहाँ भी अवश्य ही कोई विपत्ति संभव हुई होगी। दक्षिणी समुद्र के तट पर अपने सैनिकों को यथावत तैनात रखो। कल रात की ही तरह सैनिकों को 3 जत्थियों में विभाजित करके पहरा जारी रखें। उस विचित्र भूत के बारे में और बातें मालूम हो तो मुझे सूचित करना। मैं तुम्हारी कही बातें राजा को सुनाकर आऊँगा। प्रजा को इस खतरे से बचाने की जिम्मेदारी हम पर है। कहानी और है।